थी, वो एक काफ़ी वियर्ड सिचुएशन है। और आई थिंक दिस काइंड ऑफ सिचुएशन हैपन नॉर्मली once in a century, or once in a blue moon. But unfortunately situation है हमारे पास ऐसी, और हमें उसको फेस करना है. So it's just a general discussion about the current situation, and from the perspective of graduating batch, what are the measures you're supposed to take in current scenario, right? So myself, Sayyid Shahab Ahmad, I am heading the business application and IT security along with data analytics of ICI Pakistan Limited. Before that, I was working with PPL, Pakistan Petroleum Limited, and recently I'm also affiliated as faculty member of IBA Karachi. And in IBA, I'm looking after cloud computing, data analytics, and IT security related courses and the specific teaching areas. Okay, ji. So the agenda, as I discussed, what is the impact of COVID-19 on recent graduates, जो अभी हमारे फाइनल ईयर में स्टूडेंट हैं स्पेशली, या वो स्टूडेंट जो अगले 1-2 साल में ग्रेजुएट होने वाले हैं, या इवन वो स्टूडेंट जो अभी पिछले लास्ट 1-2 सालों में ग्रेजुएट हुए हैं. ये जो अगर मैं सम अप करूँ, ये 5 इयर्स हैं, ये इन 5 इयर्स को ऑलमोस्ट हिट करेगा. और किसी इनफैक्ट हिट तो ये हर एक को कर रहा है, if we consider it from the perspective of our business, from our financial market. हर ऑर्गेनाइजेशन, हर कंपनी इससे हिट हुई है. बट जिसको हम कहते हैं महावरतन, कि जिसकी गर्दन पतली होती है वो ज़्यादा पकड़ाई में आती है. तो अनफॉर्चुनेटली इधर कहीं पे न क्वेश्चन कोई पोस्ट कर रहा है, तो वुड बी ग्रेट कि आप अनम्यूट करें अपने आप को डायरेक्टली एंड पोस्ट योर क्वेश्चन डायरेक्टली. तो जी स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को. ये जो पूरी डिस्कशन है, या जो पूरी हमारी प्रेजेंटेशन है, ये फॉलो कर रही है एक सर्वे को which has been taken by Indeed. Indeed is one of the largest firm globally when it comes to recruitment, hiring and job placement. तो Indeed एक सर्वे है 2020 मार्च का. In the very last week of March they conducted this survey in US and Canada, जहाँ पे उस सर्वे के कुछ हैरानकुन रिजल्ट्स हमारे पास सामने आए. और ये वो टाइम था जब कोविड हिट कर चुका था ग्लोबली, और यूएस वगैरह और यूरोप साइड पे, इटली पे इम्पैक्ट इसका बहुत शदीद किस्म का नज़र आने लगा था. और इसमें कुछ यूनिवर्सिटीज इटली की भी शामिल हैं. मेजॉरिटी इनका जो स्टूडेंट है वो यूरोपियन कंट्रीज की है. तो अकॉर्डिंग टू दैट सर्वे 54% स्टूडेंट्स जो थे, जो कि इस साल ग्रेजुएट हो रहे हैं, they are really shaky about the fact that will they be able to get a job within next 1 year. या फिर when it comes to job seeking, it means that job in their own domain. So that is a big question right now. We'll discuss about it inshallah. अच्छा जी, 33% students who are graduating this year, they feel slides visible नहीं है सर. Sorry, slides visible नहीं है सर अभी. नहीं है. Let me check. Visible थी सर. Okay, let me check. मुझे confirm कीजिएगा if you can see my screen now. Yes. ठीक हो गया. So let's resume from here. So the 33% students are feeling that जिसमें वो ग्रेजुएट कर रहे हैं उसमें उनको जॉब मिलेगी, कितना टफ टाइम मिलेगा जॉब मिलने के लिए, बट इट विल नॉट बी अ स्मूथ ईयर फॉर देम. सो दैट्स अ ओवरऑल परसेप्शन इन दोज कंट्रीज जहाँ पे ऑलरेडी मार्केट बहुत स्टेबल है, जहाँ पे लोग ऑलरेडी जहाँ पे प्रॉपर, अगर मैं कहूँ कि गवर्नमेंट सपोर्टेड मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, जहाँ पे एकेडमिया, यूनिवर्सिटी टू इंडस्ट्री एक प्रॉपर ब्रिज और अलाइनमेंट मौजूद है. जहाँ पे स्टूडेंट ग्रेजुएट होता है तो देयर इज अ सर्टेन रिक्रूटमेंट प्रोग्राम व्हिच इज एक्चुअली स्पॉन्सर्ड बाय द गवर्नमेंट, और वहाँ से प्लेसमेंट हो जाती है स्टूडेंट की डायरेक्टली किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में. उन कंट्रीज में इस वक्त स्टूडेंट का जो थॉट प्रोसेस है वो इस तरीके से जो आपके सामने है.
सो डेफिनेटली एक टफ टाइम है, और हमारे यहाँ पे ये रेशो इससे काफ़ी गुना ज़्यादा है, और ये आने वाले वक्त में बढ़ेगा। और यही वजह है कि इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमारे जहन में आया कि हम इस पर एक सेशन करें उन स्टूडेंट के साथ जो इस वक्त ग्रेजुएटिंग पोजीशन में या रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं या आने वाले दिनों में ग्रेजुएट होने जा रहे हैं। राइट जनाब, तो अब सवाल आता है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज सोल्यूशन, अपने आप को कैसे रेडी किया जाए इस कोविड के सिनेरियो में, और जब हम मार्केट में एंटर हों तो हमारी ओवरऑल जो रेडीनेस हो, मार्केट रेडीनेस, वो अवेलेबल हो। अच्छा, तो व्हेन इट कम्स टू मार्केट रेडीनेस, आपके पास कुछ चीजें हैं जो कि फंडामेंटल हैं, ये रहती दुनिया तक कायम रहेंगी। आई मीन नो वन कैन चेंज इट। नंबर 1, रिज्यूमे। अब रिज्यूमे पे मैं कोई ट्रेडिशनल लेक्चर नहीं देने वाला, डोंट वरी, कि रिज्यूमे ये होना चाहिए, फॉन्ट ये होने चाहिए, अलाइनमेंट ये, सीवी का टेम्पलेट ये, नहीं, ऐसा कुछ भी मैं नहीं डिस्कस करने जा रहा। द प्रॉब्लम विद आवर करंट स्टूडेंट इज कि आपका रिज्यूमे आज भी उसी टेम्पलेट पर है जो ट्रेडिशनल टेम्पलेट चला आ रहा है। ये देखिए, अब आपके जॉब के पैराडाइम बहुत चेंज होने वाले हैं, डायनेमिक्स बहुत चेंज होने वाले हैं। अब आपका रिज्यूमे ऑनलाइन सेंट्रिक होना चाहिए, ठीक है। अब आपको अपने रिज्यूमे में कुछ ऐसा प्रेटेंड कराना होगा कि जी आई हैव दैट मच एक्सपीरियंस टू वर्क इन ऑनलाइन मोड, एंड आई एम लाइक फ्लेक्सिबल एंड अवेलेबल टू वर्क ऑनलाइन, बिकॉज आगे का आने वाला वर्कलोड, स्पेशली आई नो कि इसमें हमारे पास मल्टीपल डोमेन से स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया हुआ है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू CS स्टूडेंट, आपके पास ऑनलाइन का स्किल सेट होना एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर होगा आपकी सिलेक्शन में। इस वक्त मैं अगर कुछ बड़े मल्टीनेशनल्स की बात करूं जो कि इस वक्त हायरिंग कर रहे हैं, तो वो इस वक्त यही फिजिबिलिटी देख रहे हैं वो कौन सी ऐसी रिसोर्स हैं जो कि लॉन्ग रन में हमारे साथ ऑनलाइन मोड पे काम कर सकती हैं। तो आपके पास जो ऑनलाइन अवेलेबिलिटी है रिज्यूमे की और ऑनलाइन पर्सपेक्टिव विद इन योर रिज्यूमे, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका रिज्यूमे 24/7 अवेलेबल होना चाहिए मल्टीपल फोरम्स पे। मतलब क्या हुआ, हमारे पास फ्रेश ग्रेजुएट, स्पेशली मैंने बहुत कम ये देखा है कि फ्रेश ग्रेजुएट लिंक्डइन वगैरह का यूज़ कर रहे होते हैं। प्लीज स्टार्ट यूज ऑफ लिंक्डइन, प्लस नॉट ओनली लिंक्डइन बल्कि आपके पास जो लोकल वेंचर्स हैं, rosie.pk या इस तरह की भी जो आपके पास फोरम्स हैं, इनको आप यूज करें। लिंक्डइन प्रोफाइल विल रियली हेल्प यू कि आप आगे एकेडमिया से निकलकर इंडस्ट्री को ब्रिज कर रहे हो अपने करियर में, बिकॉज अब हमारे पास ट्रेडिशनल हायरिंग प्रोसेस भी ऑनलाइन मोड पे चला गया है। इस वक्त मेरे अपनी कंपनी की जो पूरी रिक्रूटमेंट ड्राइव है वो ऑनलाइन मूव कर गई है। कुछ बड़े मल्टीनेशनल जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, वो सब लोग इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट टीम्स और स्काई फॉर बिजनेस और इस इन मॉडल्स पे इंटरव्यूज कंडक्ट कर रहे हैं, और वो उन स्टूडेंट्स को, उन ग्रेड्स को प्रेफर कर रहे हैं जो ऑनलाइन मोड में काम करने पे अवेलेबल हैं और कंफर्टेबल हैं। सो ऑनलाइन मोड विल बी योर नेक्स्ट विनिंग एस्पेक्ट। अच्छा, कुछ मिस्टेक्स अभी रिसेंटली इत्तेफाक हुआ मुझे कि मेरे पास कुछ रिज्यूमेस आए फास्ट के स्टूडेंट्स के फॉर डिफरेंट पोजीशन। one position was data analytics, the other one is information security. We had around 20 to 25 resume from different students within from past Karachi. So what I observed in those resumes, ये उनका कुछ मैंने सम किया है यहाँ पे ताकि हम इसको क्विकली डिस्कशन में भी लाएं और आपको भी आइडिया हो जाए कि कहाँ पर हम लोग मिस्टेक्स कर रहे हैं। तो please when it comes to your resume, try to put maximum stuff in readable form in one single page if you are a fresh graduate. Please, I mean, your resume should not be more than 1 page if you are a fresh graduate. I mean, that's a golden rule. ठीक है, हाँ, अगर आपके पास फ्रीलांसिंग का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, अगर आप पास में काम कर चुके हैं जिसको बताना बहुत ज़रूरी है, एंड यस इट इज़ टेकिंग सम स्पेस एंड परफेक्ट, बट आपके पास जितना भी काम है कोशिश करें उसको आप प्रॉपर मैनेज कर रहे हैं। अच्छा,
व्हेन इट कम्स टू रिज्यूमे विद रिस्पेक्ट टू अ पोजीशन, हमारे यहाँ मसला ये हुआ है कि हमने एक सीवी बनाई हुई है, ठीक है, और उस सीवी को हम हर जगह पर अटैच करके सेंड कर देते हैं, ठीक। तो इफ इट कम्स टू, मेरे पास इवन ऐसे भी हुआ कि कुछ स्टूडेंट ने एक पोजीशन आई डेटा एनालिटिक्स की, तो हमने अपना रिज्यूमे सेंड कर दिया। फिर एक पोजीशन आई एप्लीकेशन इंजीनियर की, उस स्टूडेंट ने वही रिज्यूमे मुझे एप्लीकेशन इंजीनियर के लिए भी सेंड कर दिया। जैसे ही मैंने वो एप्लीकेशन इंजीनियर के लिए उस रिज्यूमे को पिन किया, तो मैंने शायद उस रिज्यूमे को पढ़ा भी नहीं, बिकॉज मेरे नज़दीक अगर आपने अपने आप को अपनी रेलिवेंसी नहीं क्रिएट की उस पोजीशन से, तो वो यूजलेस है, राइट। मैं ये नहीं कह रहा कि मल्टीपल पोजीशंस के लिए अप्लाई ना करें, बिल्कुल करें, बट अपने रिज्यूमे को रेलिवेंट बनाएं। ऐसा ना हो कि आपका रिज्यूमे डेटा एनालिटिक्स का बना हुआ और वो आपका रिज्यूमे इतना जेनेरिक हो गए, सामने वाले को तलाश करना पड़े कि मैं इसकी रेलिवेंसी क्रिएट करूं। सी, नो वन विल क्रिएट रेलिवेंसी फॉर यू, it's only you who can actually create it and make it up to that mark. So yes, make it relevant. Don't make me work for it. So I've already discussed, you have to put all the relevant keywords, because average resume का जो recruitment cycle के दौरान में time होता है resume analysis का, वो 30 सेकंड से 1 मिनट होता है। 1 मिनट शाज़ो नादिरी कोई लगाता है, 30 सेकंड में फर्स्ट ग्लांस हो जाता है। अगर फर्स्ट ग्लांस में आपको अपने रिस्पेक्टिव कीवर्ड्स नहीं मिल रहा है, तो यू हैव टू बी रियली केयरफुल। कोशिश करें जो पोजीशन जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को टॉप नॉच पे कहीं पे प्रायोरिटी पे रखें। और यस, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपके पास सारी जो इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू दैट स्पेसिफिक पोजीशन है, वो आपके रिज्यूमे के फर्स्ट ग्लांस में अवेलेबल हो रिक्रूटमेंट एचआर वाले पर्सन के लिए, राइट। देन वी हैव ग्रामर एंड स्पेलिंग इज ऑब्वियस। अच्छा जी, फॉर्मेट, कुछ स्टूडेंट्स का फॉर्मेट देख के आई कैन टेल के ये जो बच्चा है ये इस बच्चे का दोस्त है, क्योंकि तो उन्होंने सेम ही फॉर्मेट यूज किया हुआ है, ठीक है। याद रखिए कि फॉर्मेट अच्छा होना, खूबसूरत होना, इसका बिजनेस से रिलेटेड पोजीशन पे तो शायद इम्पैक्ट पड़ सकता है, बट इफ यू आर अप्लाइंग फॉर अ टेक्निकल पोजीशन, मे बी इट इज नॉट दैट मच फ्रूटफुल फॉर यू इंस्टेड ऑफ द स्टफ व्हिच यू आर एक्चुअली राइटिंग इन योर रिज्यूमे। तो आई एम नॉट आस्किंग कि आप बहुत खूबसूरत से बड़े बड़े ग्राफिकल रिज्यूमेस क्रिएट करें, प्लीज कीप इट सिंपल, बट जो स्टफ चाहिए सामने वाले को वो उसके अंदर मौजूद होना चाहिए। अच्छा, प्लीज इंक्लूड ऑल योर रेलिवेंट एक्सपीरियंस, नॉट ओनली जिसके लिए आपने को कभी कोई पैसा मिला हो, जितना भी आपने रेलिवेंट काम किया है ड्यूरिंग द प्रोसेस, ड्यूरिंग द स्पेसिफिक टाइम पीरियड, सारा मेंशन करें, क्योंकि यू नेवर नो कि पोजीशन, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास पोजीशन कॉल होती है और हम पोजीशन पे इंटरव्यू ले रहे होते हैं, बट पता चलता है कि इस स्टूडेंट को इस वाले डोमेन में भी काम आता है, ठीक है, जिसकी हमें बाहर जरूरत होती है, लेकिन उन्होंने उसकी पोजीशन अनाउंस नहीं की हुई थी, तो वो आप उसके लिए स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन जाते हैं। तो अगर आपने किसी और डोमेन में भी काम किया तो प्लीज मस्ट इंक्लूड इट। कुछ चीजें जो मैं पहले रिपीट कर चुका हूँ, I'll just skim through, limit to 1 page, I've already mentioned, ठीक है। Objective summary statement at the top, जो लिख रहे हो प्लीज उसको समझें कि आप क्या लिख रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने किसी अपने दोस्त से लेके कॉपी पेस्ट किया हुआ होता है और अल्टीमेटली उसी ऑब्जेक्टिव से उनके अंदर से 3-4 सवालात किए जाते हैं तो उन्हें खुद नहीं पता होता, ठीक है। डू नॉट वेस्ट स्पेसेस ऑन योर एड्रेस, ठीक है जी। हाँ, जैसे मैंने बात की कि आपका लिंक्डइन वगैरह का लिंक होना चाहिए आपके रिज्यूमे पे। नॉर्मली हमारे स्टूडेंट जो हैं सिर्फ फ़ोन नंबर ईमेल एड्रेस देकर समझते हैं कि बस अब रिक्रूटर हमसे कांटेक्ट खुद ही कर लेगा। कई बार ऐसा होता है, आगे चल के भी मैं बात करूंगा कि कई बार ऐसा होता है कि रिक्रूटर और अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस में स्पेशली होता है कि वो हायर करने से पहले वेरीफाई करते हैं कि हम जिसको हायर कर रहे हैं भाई ये है कौन, ये बंदा कौन है, या ये जिस बंदे बंदी को हम हायर कर रहे हैं ये बेसिकली इसका प्रोफाइल तो ठीक है ये है, बट हु इन एक्चुअल हु दिस पर्सन इज, आई मीन ये एक्चुअल क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, कोई सस्पेक्टेड बंदा तो नहीं है या किसी और इशू में तो इसका मामला गड़बड़ नहीं है। सो वो आपको सर्च करते हैं, तो बेहतर है कि आप अपने रेफरेंसेस खुद ही दे दें लिंक्डइन के और किसी और, अगर आपके पास प्रोफेशनल प्रोफाइल। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कुछ केसेस पे
अनफॉर्चुनेटली उन्होंने हमने फेसबुक के यूआरएल वहाँ पे दिए। फेसबुक इज योर पर्सनल सोशल मीडिया। आप फेसबुक का कभी भी मत दीजिए, आप लिंक्डइन का दें, इससे रिलेटेड कोई और जहाँ पे प्रोफेशनल नेटवर्किंग आप कर सकते हैं। फिर स्कूल कब खत्म हुआ, कब स्टार्ट हुआ, ग्रेजुएशन कब खत्म हुई, कब स्टार्ट हुई, डिग्री कब अवार्ड हुई, ये सारी चीजें विद डेट्स आपके पास होनी चाहिए ऑन योर रिज्यूमे। ये बहुत छोटी छोटी चीजें विच मैटर ड्यूरिंग सिलेक्शन ऑफ अ फ्रेश ग्रेजुएट स्पेशली। और फ्रेश ग्रेजुएट जब मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ बार बार, तो फ्रेश ग्रेजुएट पाकिस्तान की मार्केट में 0 एक्सपीरियंस से लेकर 2 ईयर तक रहता है। और अब इस करंट कंडीशन में आप उसमें +1 कर लें 0 to 3। तो अगर आप 0 to 3 के एक्सपीरियंस पर हैं तो स्टिल यू आर अ फ्रेश ग्रेड, ठीक है। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल ड्यूरिंग दैट स्पेसिफिक टाइम, और ये सारी चीजें आपने उसको करनी है। अच्छा जी, फिर आते हैं जीपीए। हमारी इंडस्ट्री का एक अनफॉर्चुनेट मिथ ये भी है कि जिसकी परसेंटेज 3 है बस वो दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है, ठीक है, और उसी को जॉब लगेगी। अच्छा, पहले तो एक बात मैं और ये भी क्लियर कर दूं कि व्हेन इट कम्स टू जीपीए, तो टेक्निकल डोमेन में जीपीए की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। टेक्निकल डोमेन्स में, टेक्निकल डोमेन्स का मतलब ये हुआ फॉर एग्जांपल आईटी, सीएस, ठीक है। सीएस इज मोर टुवर्ड्स टेक्निकल, तो यहाँ पे जीपीए की हायरिंग के टाइम पे एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मगर सवाल ये कि फिर जीपीए क्यों इंपॉर्टेंट है। सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने क्राइटेरिया में जीपीए, सर्टेन जीपीए को मैंडेटरी किया हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ इट कम्स टू के उनको एक स्पेसिफिक जीपीए से कम पे हायरिंग नहीं करनी, तो उनकी प्रीरिक्विजिट के तौर पे जीपीए इज रिक्वायर्ड, बट फॉर योर हायरिंग पर्पस जीपीए मैटर नहीं करती, ठीक। अगर आपकी जीपीए 3 या 3 से अबव है तो लिखें, ठीक है, वहां पे आप मेंशन करें, ठीक है। और अगर नहीं है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि वहां पे लिखने की जरूरत नहीं है। उर्दू में महावरतन कहते हैं आ बैल मुझे मार, ठीक। तो ये हरकत करने की जरूरत नहीं है, आपने जीपीए को वहां पे हाइड करें। और यू मस्ट हैव एनी डेफिनेट रीजन कि जी मेरी जीपीए क्यों नहीं है, ताकि जब कल को आप इंटरव्यू पर 1 to 1 आए तो आपके पास उसका प्रॉपर आंसर हो। अच्छा जी, देन आपके पास प्रॉपर कीवर्ड्स जो भी आपके हैं जिनको आपको हाईलाइट करना है, उनको प्रॉपर बोल्ड वगैरह करके आप उसको यूज कर रहे होंगे ऑब्वियसली। तो इसका हमने ख्याल रखने वजह ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप चाहते हैं कि सामने वाला देखे, ठीक है। तो उसको जब आपको फर्स्ट ग्लास में दिखाना है तो यू हैव टू मेक इट्स प्रेजेंटेशन जो कि उसके लिए इजी टू सर्च हो। अगर आपके पास कोई ड्यूरिंग एकेडमिक टेन्योर कोई ऐसे अवार्ड्स हैं या डिफरेंट आपके पास सब चीज़ें हैं जिस पे आपको कंसिडर किया गया है, तो प्लीज़ उनको ज़रूर इंक्लूड करें। और अच्छा, व्हेन इट कम्स टू इंक्लोजर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, एक चीज़ का बस ख्याल रखिएगा कि इररेलेवेंट डोमेन में अगर वो है तो ज़्यादा चीज़ें इंक्लूड ना करें। मैं एग्जांपल शेयर करता हूँ, बहुत सारी दफ़ा मैंने आईटी के बच्चों के रिज्यूमे पे देखा कि उन्होंने कोई कॉन्सर्ट मैनेज किया यूनिवर्सिटी में, या उन्होंने कुछ तरह का इवेंट कंडक्ट किया। अच्छा, यहाँ पर मगरिब की अजान हो रही है, व्हाट आई एम डूइंग कि हम यहाँ पर एक ब्रेक ले रहे हैं 7:25 टाइम राइट नाउ। आई विल रिज्यूम इट अगेन इंशाल्लाह एट 7:35. So allow me a 10 minutes break for namaz maghrib, and then I'll join you back inshallah in 10 minutes. Thank you so much. Okay जी, let's start. I hope कि आप लोग मुझे सुन सकते हैं. If anyone can please confirm me Yes. first. Thank you so much. Right जनाब, तो आगे चलते हैं जहाँ से हमारा सिलसिला टूटा था. I was discussing about the fact कि yes, अगर आपके पास कोई ऐसा अवार्ड है या ऐसी कोई ऐसा टाइटल है या ऐसा कोई आपके पास क्रेडिट है which is not related to your prime domain,
but the secondary or maybe it's your own hobby. For example, मेरा एक experience रहा IB के students के साथ कि computer science के student थे, but they are more towards KG, कोई बिजनेस ग्रेजुएट्स का जो इवेंट हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या सोशल साइंसेज वालों के इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कि डायरेक्टली लिंक नहीं करता बल्कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली भी लिंक नहीं करता उनके कोर एरिया से। इस तरह की अवार्ड्स अगर आप हाईलाइट करेंगे बहुत ज़्यादा अपने रिज्यूमे पे, एंड इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर अ टेक्निकल पोजीशन, ये आपको बैकफायर कर सकता है। ठीक है, तो यू हैव टू बी वेरी मच अवेयर कि मैं कौन सी चीज़ अपने रिज्यूमे पे डालूं और कौन सी नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कई रिज्यूमे ऐसे आ रहे होते हैं, स्टूडेंट बहुत अच्छा होता है अपेरेंटली, लेकिन जब हम जाके उसके नीचे अचीवमेंट्स को देखते हैं तो अपेरेंटली फील ऐसा होता है कि इसने शायद यूनिवर्सिटी के 4 साल बस उल्टे सीधे इवेंट्स ही कंडक्ट करवाए हैं। ठीक है, उसके मुकाबले में एक एवरेज स्टूडेंट जिसकी रेलिवेंसी अपने एरिया में ज़्यादा हो, बेशक उसके पास कोई अवार्ड ना हो, उसकी वेटेज ज़्यादा अच्छी हो जाती है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल और कि कौन सा वहाँ पर आपको मेंशन करना है, कौन सा नहीं करना। मैंने आई एम सेइंग कि सब कुछ बताएं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सब कुछ ही बता दें जो कि रेलिवेंट ना हो। तो प्लीज रेलिवेंसी का आपने ख्याल करना है। एंड यस, ऑब्वियसली मेक श्योर यू मस्ट बी शाइनिंग विद रिस्पेक्ट टू रिज्यूमे। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। अब आ रहे हैं हम आगे। ये तो कुछ बात हो गई रिज्यूमे के हवाले से, और जो हम पहले भी बात कर चुके थे कि प्लीज इसको कस्टमाइज करें, बिकॉज एक जेनेरिक रिज्यूमे जो है वो सिर्फ एक गार्बेज एप्लीकेशन के अलावा कुछ भी नहीं होता। ठीक, तो जॉब डिस्क्रिप्शन, वर्क एक्सपीरियंस, कोर्स वर्क, प्रोजेक्ट, आपके सब उसके हिसाब से एडजस्ट होने चाहिए। ठीक है, और सेम अगर आपने कहीं वॉलंटियर किया है, कोई लीडरशिप रोल में आपने, आपके पास कोई रिकग्निशन है, आपको उसको एडजस्ट करना होगा। अगर फॉर एग्जांपल डेटा एनालिस्ट का प्रोजेक्ट है तो आपने जॉब डिस्क्रिप्शन को रीड किया, उसके हिसाब से अपना वर्क एक्सपीरियंस पे जो डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड काम आपने किया है उसको ऊपर ले जाएं, बाकी उनको नीचे लेके आ जाएं। आपको हर एप्लीकेशन से पहले कुछ ना कुछ ट्विकिंग करनी होती है अपने रिज्यूमे में, जो कि हमारा फ्रेश ग्रेजुएट इस हकीकत को नहीं समझता और वो बस आंखें बंद करके हर जगह पर अप्लाई कर रहा होता है। तो प्लीज इस चीज को आगे अवॉइड करें। अच्छा जी, आगे चलते हैं और अब हम कुछ कोविड-19 से रिलेटेड जो एग्जैक्ट सिचुएशन है उससे रिलेटेड हम इस फेज में बात करेंगे। सो अब से ऑनवर्ड जो डिस्कशन है ये प्रॉपर उसी फ्रेमवर्क पे होगी जिसका मैंने बिल्कुल शुरू में आपसे तस्करा किया। consider work outside your specialty in the interim, right? आपके पास जो स्किल्स हैं, एक तो आपके पास अपनी कोर हार्डकोर स्किल्स होंगे, राइट? फर्स्ट एज ग्रेजुएट तो प्रॉब्ली you must be a good hands-on on C#, .NET, PHP या Angular JS इस टाइप की टेक्नोलॉजीज पे, या आप मे बी QA की तरफ देख रहे होंगे। ठीक, बट व्हाट अबाउट दोज स्किल जो कि कम्युनिकेशन स्किल कहलाती हैं, जो राइटिंग स्किल कहलाती हैं, जो टीम मैनेजमेंट की स्किल्स हैं। ठीक है, इन स्किल्स पर आपको अब काम करना होगा when it comes to this current situation, because अब हमें मार्केट में सिर्फ वो लोग नहीं चाहिए जो कि बहुत अच्छा कोड लिखते हों, हमें वो लोग भी चाहिए जो रिमोटली जिनके अंदर पेशेंस हो, और ये वो चीज़ें जो आगे जाके आपको थोड़ा सा सेग्रीगेट करेंगी अपने बैचमेट से। अच्छा, अपने ऑनलाइन रिज्यूमेस पे या अपने हार्ड कॉपी रिज्यूमेस पे या अपने जो भी आप रिज्यूमे सेंड कर रहे हैं, प्लीज उसमें अपनी अवेलेबिलिटी का मेंशन करें कि यस यू आर रेडी टू वर्क, यू आर अवेलेबल टू वर्क एंड यू कैन इमीडिएटली ज्वाइन। हमारे पास इस तरह की कोई नॉलेज आपके रिज्यूमे पे लिखी हुई नहीं होती। ठीक है, आप बताएं जी ठीक है, अगर कोविड-19 है फेयर इनफ, बट आई एम रेडी टू ज्वाइन, आई एम अवेलेबल टू ज्वाइन और आई कैन ज्वाइन इमीडिएटली। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अवेलेबिलिटी स्टेटस, जो कि नॉर्मली हमारे पास रिज्यूमे पे नहीं होता। और मैं अगर आपको दूसरे एंड की स्टोरी बताऊं, मैं बीइंग अ रिक्रूटर या बीइंग अ हायरिंग मैनेजर, मैं किसी के बंदे के रिज्यूमे पे अवेलेबिलिटी स्टेटस इमीडिएटली अवेलेबल या अवेलेबल टू ज्वाइन लिखा है, उस साइकोलॉजिकली उस बंदे की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, सो जस्ट मेक श्योर कि आपके रिज्यूमे पे या अगर आप कहीं पे कोई ईमेल पोस्ट कर रहे हैं, किसी एप्लीकेशन के को अपने लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये मेंशन। ओके, अब जो वक्त और हालात चल रहे हैं उसमें आप
कि मोबाइल पे जो मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं उनमें आपका ज़्यादातर टाइम मेरे हिसाब से लिंक्डइन पे ज़्यादा टाइम लगना चाहिए, फेसबुक और व्हाट्सएप पे कम लगना चाहिए। हमारे पास फ्रेश ग्रेजुएट का मसला ये है कि वो बैठ के वेट करता है। अब यहाँ से थोड़ी सी शायद मैं तल्ख बातें भी करूँ तो माजरत उसके लिए पेशगी। हमारे फ्रेश ग्रेजुएट का मसला ये है कि वो बैठ के वेट करते हैं कि जॉब उसके पास चल के आएगी, या वो 2-4 जगह पे इंटरव्यू दे के या 4-6 जगह पे अप्लाई करके वो अज्यूम करता है कि उसको उसको जॉब मिल जाएगी। इफ आई कैन शेयर माय ओन स्टोरी, तो मुझे याद है कि पहली जॉब तक पहुंचने में मैंने कोई कुछ नहीं तो शायद 27 to 28 इंटरव्यूज दिए होंगे, ठीक है। मेरे ख्याल में अगर मैंने चले 27 भी दिए हैं तो शायद 26 जो थे वो मेरा फेलियर रेट था, मेरा फेलियर था, चाहिए एक्सेप्ट, ठीक है। उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स भी होंगी, बहुत सारी और 10,000 चीज़ें होंगी, चाहिए नंबर, ठीक है, होंगे। सवाल ये है कि मैंने 10 जगह पे अप्लाई किया, उन 10 जगहों में से 2 जगह से मुझे कॉल आई, 2 जगह से कॉल आके मैं शायद 1 जगह से इंटरव्यू तक पहुंचा हूँ, मैं अज्यूम करके बैठ जाऊँ कि वहीं पे ही मैं सेटल हो जाऊँगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको कंटिन्यूसली कोशिश करती रहनी पड़ेगी, और आजकल के सिनेरियो में तो ये आप इस चीज़ की इंटेंसिटी मज़ीद इंक्रीज कर जाएगी। तो आप जितना टाइम सोशल नेटवर्किंग के एप्लीकेशंस पे लगा रहे हैं, अब प्रोफेशनल सोशल नेटवर्किंग के एप्लीकेशंस पे थोड़ा सा टाइम लगाना शुरू करें। आई ऑलवेज रिकमेंड लिंक्डइन इज़ वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन। लिंक्डइन को यूज़ करें, लिंक्डइन बहुत पावरफुल एप्लीकेशन है। और अगर आप यहाँ पे अच्छा प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं आपका, और सिर्फ प्रोफाइल क्रिएट करने से कुछ नहीं होता जनाब, ठीक है। आपको अपना नेटवर्क क्रिएट करना होगा। जिस आप लिंक्डइन पे प्रोफाइल क्रिएट करें, स्टेप नंबर 1, 2 स्टेप्स में ये काम होगा, मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ। नंबर 1 स्टेप नंबर पे आपको प्रोफाइल क्रिएट करना है। स्टेप नंबर 2 पर आपको रेलिवेंट लोगों को सर्च करना है। अब ये एक ऐसी चीज़ है जो कि मेरे फ्रेश ग्रेजुएट को पता ही नहीं है। होता क्या है कि आप प्रोफाइल क्रिएट करके बैठ जाते हैं और वेट करते हैं कि लोग आपको चीज़ करेंगे। भाई अभी तो आपने कुछ भी नहीं किया दुनिया में, आप 0 या 1 ईयर या 2 ईयर पे बैठे हैं, मैं आपके पास क्यों आऊँगा, ठीक है। यू नीड टू चेज दोज पीपल जो कि ऐसी पोजीशंस पर हैं जो कि आपको ब्रिज कर सकते हैं इंडस्ट्री के साथ। तो आपको डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के हायरिंग मैनेजर्स को देख सर्च करना होगा। आप अगर सीएस के हैं तो आप देखें किस ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सीआईओ है, या कौन कौन आईटी मैनेजर्स बैठे हैं, या कौन कौन सीनियर मैनेजमेंट है, ठीक है। उनको अपने पास ऐड करो। व्हेन यू आर एडिंग समवन लाइक दैट, प्लीज ऑलवेज ऐड विद अ पर्सनल शॉर्ट नोट। My name is this. I'm a fresh graduate of this university. I want to add it because I want to be in contact with you professionally. और अच्छा खुदा के वास्ते उनसे पहले ही मैसेज में जॉब मत मांग लीजिएगा। आप उनको जो ऐड कर रहे हैं, आप जॉब मांगने के लिए नहीं कर रहे। मेक इट वेरी डिसेंट, राइट। उनसे आप उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जॉब की कोई बात नहीं करेंगे, आप उनसे अपने साथ कनेक्ट करने जा रहे हैं। जो लास्ट वर्ड है कनेक्ट, इट्स द मोस्ट पावरफुल वर्ड इन दिस होल स्लाइड। Once you will be able to connect any person with yourself, then उसके बाद आप जो भी कुछ कर रहे हैं अपने LinkedIn पे वो उसको वैसे ही नजर आ रहा है। तो connect with right people, and then start posting stuff about you, your working and your projects on LinkedIn, ठीक है। उससे होगा ये कि ऑटोमेटिकली आपकी विजिबिलिटी आना शुरू हो जाएगी। और साइलोस में रहकर जब तक आप बैठे रहेंगे, yes, it will only create frustration for you. So step number 1, LinkedIn. Step number 2, create network with the respective management people around you। और इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत बिल्कुल जरूर करनी पड़ेगी। कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको आपको चेस करना पड़ेगा, वहाँ पे लोगों को देखें कौन कौन से लोग हैं। और एक दफ़ा आपको जब एक कॉन्टैक्ट हाथ में आ जाएगा, उसके बाद आप खुद ही पेनिट्रेट कर रहे होंगे नेटवर्क के अंदर, तो वो इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। शुरू में थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा इसको, बट आप जितना वक्त सब फेसबुक और व्हाट्सएप पे लगा रहे हैं, उससे अगर आप हाफ टाइम भी इस वाले काम पे लगा लें, आई एम श्योर कि आप ये सक्सेस फॉर श्योर यू विल बी सक्सेसफुल इन दिस थिंग। अच्छा जी, दैट इज देन इफ यू प्रिपेयर फॉर रिमोट हायरिंग एंड वर्किंग। अगर अभी रिसेंटली हमारे पास कुछ सिनेरियोज ऐसे भी आए कि हमें कुछ लोगों से कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम करना था और वो फ्रेश ग्रेजुएट्स थे। और हुआ ये कि हमने जब उनको टास्क असाइन किए तो किसी के पास घर पे लैपटॉप नहीं, किसी के पास घर पे इंटरनेट नहीं, किसी के पास और कोई रिसोर्सेज का इशू, ठीक है। और वो इशू इनमें से किसी का भी कोई भी इशू फाइनेंशियल नहीं था, मजे की बात, ठीक है। बस वो चीज़ें उनके पास रेडीली अवेलेबल नहीं थी। रिमेंबर
whenever opportunity will knock you, it will not wait कि आपके पास वो चीज़ है तो आप उसको कब तक अरेंज कर लेंगे. It will come and अगर आप टाइमली उसको अवेल नहीं करते वो आपसे दूर चली जाएगी. सो अपने आप को विद रिस्पेक्ट टू सिनेरियोज, विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्सेज हमेशा कंप्लीटली अलाइन करके रखें, कंप्लीटली इक्विप्ड रखें कि आपके पास जब भी ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, क्योंकि अब जितना आगे ऑनगोइंग अगले चंद महीनों में काम होने वाला है वो सारे का सारा रिमोटली है. सो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस रिमोट वर्किंग पर आ चुकी हैं. सारा काम वर्चुअल नेटवर्क पे, जूम पे, टीम्स पे, स्काइप फॉर बिजनेस पे, गूगल मीट पर हो रहा है. तो फास्ट पूरा गूगल मीट पर मूव हो गया है. IBM, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे, जूम पे चल रहा है. ठीक है, इस तरह से और भी यूनिवर्सिटीज सब ऑनलाइन चली गई हैं. तो जब सब कुछ ऑनलाइन चला गया तो आप ऑनलाइन के पर्सपेक्टिव से इतने रेडी हो सॉरी आपको प्रॉब्लम ना हो किसी भी किस्म के इन दिस स्पेसिफिक फेस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल जो कि अभी ग्रेजुएट होने जा रहे हैं. अच्छा जी, कुछ रियल सिनेरियोज जो आपको फेस करने होंगे. यस, your hiring and onboarding for this year's batch will for sure be relevantly different. Past में अगर मैं बोलूँ कि ग्रेजुएट्स जो थे, स्पेशली IT के जो ग्रेजुएट्स थे, उनमें से कई सारे तो ऐसे होते थे जो ग्रेजुएट होने से पहले हायर हो चुके होते थे, और कुछ ऐसे होते थे जो ग्रेजुएट होने के बाद 1.5, 2, 3 महीने में हायर हो जाते थे. पूरे बैच की अगर मैं बात बताऊँ तो आपका पूरा बैच जो ग्रेजुएट होता था वो 1 साल के अंदर अंदर पूरा कहीं ना कहीं हो जाता था सेटल. इस दफा सिचुएशन डिफरेंट हो गई. वजह क्या है? पाकिस्तान की इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हुई नहीं है. बिजनेस के अपने हालात इस वक्त ऐसे हैं कि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं उनकी सस्टेनेबिलिटी क्वेश्चन मार्क हुई है. बहुत सारे बिजनेस के एरियाज ऐसे हैं जो बिल्कुल जीरो पे आ गए. फॉर एग्जांपल आपका जो टेक्सटाइल सेक्टर है, आपका जो जितना भी नाइस टू हैव प्रोडक्ट्स वाला सेक्टर है, उसका जो रिटेल है वो पूरा जीरो पर चला गया है. आई मीन एक बहुत बड़ा जाइंट इफ आई कैन नेम इट, तो खाड़ी की अगर मैं बात करता हूँ तो बहुत बड़ा ब्रांड है, बट ऑब्वियसली उसके स्टोर्स ही नहीं ओपन हो रहे हैं. ठीक है, तो वो कैसे अपने लोगों को फैसिलिटेट करेगा? तो ऑब्वियसली वो फिर मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम भी जो उनका प्लान था वो उसके हिसाब से नहीं जाएंगे. उन्होंने इंटर्नशिप्स भी जो प्लान की थी उसके हिसाब से नहीं प्ले करेंगे. बट यस, ये सिचुएशन ज़्यादा देर लंबी नहीं रहेगी. ये सिचुएशन इंशाल्लाह सही हो जाएगी, और सिचुएशन इंशाल्लाह सही होना है. सवाल ये है कि मैं इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करता हूँ. दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. आपका जो रिएक्शन है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मैं इस सिचुएशन को लेकर कैसे कर रहा हूँ. आइदर मैं सिचुएशन को लेकर डिमोरलाइज हो जाऊँ, डिमोटिवेट हो जाऊँ, डिप्रेशन में चला जाऊँ, या फिर मैं वेट करूँ कि जी चले ठीक है, सिचुएशन इज नॉट दैट मच गुड, मैं अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ी सी लो करूँ और वेट करूँ राइट टाइम के आने का, और वो थोड़े से अरसे में आएगा. यू हैव टू कीप योर पेशेंस, यू हैव टू कीप योर नर्व्स अलाइन, ताकि चीज़ें आगे जाके स्ट्रीमलाइन. अच्छा जी, जब चीज़ें स्लो हैं, जब अभी ग्रेजुएट होते हैं, शायद मुझे जॉब नहीं मिल रही, तो वो जो एक बीच में गैप आ रहा है, वो जो ड्यूरेशन आ रही है, उसमें मुझे क्या करना है? प्लीज़ 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 डू नॉट सेट योर सेल्फ फ्री. उस टाइम में को आपने ज़ाया नहीं करना, बिकॉज ये क्वेश्चन आएगा उन लोगों से जब आप आगे जाके किसी कॉर्पोरेट इंटरव्यू में बैठेंगे. फॉर इंस्टेंस, ग्रेजुएट हो रहे हैं आप जून जुलाई में, और आप सितंबर अक्टूबर में किसी जगह पर इंटरव्यू में बैठे हैं, तो मे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जी पिछले 3 महीने आपने क्या किया. ठीक है, आपके पास उसका जवाब होना चाहिए. वो जवाब आपके पास होगा, जी मैंने ये ऑनलाइन कोर्सेज कंडक्ट किए, अटेंड किए, और इनकी सर्टिफिकेशन की. ज़रूरी नहीं कि पेड सर्टिफिकेशन हो. इस वक्त आप ऑनलाइन जाएं, सर्च करें, एक मतलब एक फ्लडिंग हो रही है फ्री ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस की. मतलब हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर अच्छी सर्टिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन ने अपने कोर्स ऑनलाइन लॉन्च कर दिए हैं, तो उसका मैक्सिमम फ़ायदा उठाएं. चाहिए उन सर्टिफिकेशंस को अवेल कीजिए, और कोशिश करें कि अगर आपके पास कुछ ऐसा टाइम बीच में आ रहा है जिसमें कि आप ये सर्टिफिकेशंस अटैम्प्ट कर सकते हैं, अपने आप को सर्टिफाई करा सकते हैं डिफरेंट टेक्नोलॉजीज पे. पर याद रखिए, ये सर्टिफिकेशन भी अलाइन होने चाहिए
आपके कैरियर वेब से। तो अगर फॉर एग्जांपल कोई इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में जाना चाह रहा है या कोई बिजनेस मैनेजमेंट में जाना चाह रहा है तो उसकी सर्टिफिकेशन भी उसी डोमेन में होनी चाहिए, ताकि आपके एक तो रिज्यूमे का वेटेज क्रिएट होगा और आपकी स्पेसिफिक स्किल जो है वो इंक्रीज करेगी। याद रहे व्हेन इट कम्स टू सर्टिफिकेशन, मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप हेवीली पेड सर्टिफिकेशंस की तरफ जाएं। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं और वो सवालात कर रहे हैं फॉर एग्जांपल कि क्या हमें एसएपी की सर्टिफिकेशन करनी चाहिए। एसएपी नाम सुना होगा आपने, दुनिया का वन ऑफ द फाइनेस्ट ईआरपी, और उसकी सर्टिफिकेशन की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, नो डाउट। बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक फ्रेश ग्रेजुएट को मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि आप एसएपी की 100K की सर्टिफिकेशन करेंगे। 1.5 लाख रुपए की सर्टिफिकेशन है वो। मतलब मुझे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसकी कोई फौरन से आपको रिटर्न नजर नहीं आ रहा। तो why you are going for this kind of certification? Instead of that, go for all those certification जो कि जिसमें फाइनेंस इन्वॉल्व नहीं है या बहुत लिमिटेड या बहुत कम फाइनेंस इन्वॉल्व है, उसके अगेंस्ट आपका कोर्स अच्छा सर्टिफाई हो रहा है। तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट करें सर्टिफिकेशंस पे। कीप इट सिंपल, कीप इट स्ट्रेट, और जो भी सर्टिफिकेशन आप करें इसका ख्याल रखिएगा कि वो प्रॉपर किसी अच्छे अम्ब्रेला के अंडर हो ताकि उसको मार्केट में रिकॉग्नाइज किया जाए। ओके, बी इन्फॉर्म्ड अबाउट योर मार्केट वैल्यू। आप कहाँ से ग्रेजुएट हो रहे हैं, कहाँ से पास आउट हो रहे हैं। हर स्टूडेंट को पता होता है कि मेरा पास में जो ग्रेजुएटिंग बैच था उसका स्टार्टिंग अमाउंट ये था, ठीक है। उन्होंने यहाँ से इस नंबर ऑफ अमाउंट पीकेआर पर उसने स्टार्ट किया था। आपको पता होता है कि आपकी मार्केट वैल्यू क्या है, ठीक है। याद रखिएगा इस दफ़ा जब आप ग्रेजुएट हो अपना कंपैरिजन उनके साथ मत कीजिएगा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है। वजह यह है कि ऑर्गेनाइजेशंस की कंडीशन ओवरऑल, मैं चंद बड़ी जॉइंट ऑर्गेनाइजेशंस की बात नहीं कर रहा, मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, स्पेशली वो ऑर्गेनाइजेशन जिनको हम टिपिकली कहते हैं सिटी ऑर्गेनाइजेशंस, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट अगेन, उनके हालात इतने अच्छे नहीं हैं, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल आपको एक डेल्टा अमाउंट से लो पे भी ऑफर हो रही है, गो फॉर इट, आई पर्सनली रिकमेंड। वजह यह है कि अगर आप नहीं जाते और आप 6 महीने घर पे बैठ के गुजार देते हैं और 6 महीने के बाद आप ज्वाइन करते हैं, आप एक वीक नोट पे ज्वाइन कर रहे हैं। फॉर मी, इफ यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑल्दो on a relatively lower end salary, बट अगर आप कहीं काम कर रहे होते हैं आपकी रिज्यूमे का वेट क्रिएट होता है। आप कहीं पे इंटरव्यू देने जाएंगे, आपका अपना एक सेल्फ वेट होगा कि जी मैं फारिग नहीं हूँ, मैं वेला नहीं बैठा हुआ, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो ग्रेजुएटिंग बैच है उसके लिए सैलरी इज इम्पॉर्टेंट, बट सैलरी शुड बी सेकेंडरी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। काम कैसा है, काम करने का एनवायरनमेंट कैसा है, न्यू काम करने की अपॉर्चुनिटी कैसी है, आपकी करियर के पर्सपेक्टिव से वो काम कैसा है, आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सो अपनी मार्केट वैल्यू को समझें, पहचानें, मगर अपने मार्केट वैल्यू को प्लीज़ झगड़ा मत कीजिएगा। झगड़ा करने वाला इंसान वैसे भी जिंदगी में पीछे रह जाता है, आगे जाने वाले लोग सर झुकाते हैं और आगे निकलते हैं। प्लीज़ पुट योर हेड डाउन और अल्लाह से मांगे, इंशाल्लाह निकलेंगे आप आगे। अच्छा जी, लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस डिस्कशन, virtual networking. Create your personal branding. That's a very different perspective. इस वक्त जब हम वर्क फ्रॉम होम के मॉडल पे हैं और ऑर्गेनाइजेशंस वर्चुअल हायरिंग कर रही हैं और सब कुछ वर्चुअल मॉडल पे चल रहा है, तो हमारे पास पर्सनल ब्रांडिंग का कॉन्सेप्ट बहुत तेजी से ऊपर आया है। अब पर्सनल ब्रांडिंग क्या है? पर्सनल ब्रांडिंग का कतई ये मतलब ये नहीं कि आप फेसबुक पे अपने नाम से एक पेज बना दें जिस पे कि आप लोगों को कहें और मुझे लाइक करो और मैं जो हूँ एक ब्रांड बन गया हूँ, ठीक है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि इंस्टेड ऑफ दैट हम लोग पर्सनल ब्रांडिंग किस तरीके से कैच करते हैं कि आपके पास कौन ऐड है और आपके और कौन से वो लोग हैं जो आपको फॉलो कर रहे हैं या आप किन लोगों को फॉलो कर रहे हैं। मैं आपको अगर कुछ एग्जांपल्स से इसकी का मतलब समझा सकूं कि एक दफ़ा एक रिक्रूटमेंट हम कर रहे थे एक कैंडिडेट की, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लूँगा, एक सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशन है। तो पता ही चला कि उस बच्चे ने एक पॉलिटिकल पार्टी के पेज पे एक कमेंट किया हुआ था।
तो वी टुक दैट कमेंट एंड देन वी कंक्लूडेड कि सेंस ये बच्चा जो उसको हम लेने जा रहे हैं उनको फाइनल राउंड में था, उसको जॉब लेटर हम 1-2 दिन में इशू करने वाले थे, तो पता ही चला बिकॉज ये हम पर्सनल ब्रांडिंग से चेक कर रहे थे, पता ही चला कि वो जो स्टूडेंट है, वो जो हम ग्रेजुएट है, उसकी एफिलिएशन है एक सर्टेन पॉलिटिकल पार्टी से, और वो जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो इस तरह की कोई चीज़ टॉलरेट नहीं कर सकती थी। इमीडिएटली उसका पूरा प्रोसेस कैंसिल करना पड़ा, इमीडिएटली। बहुत बहुत पेनफुल चीज़ थी, बट यस, यही वजह है कि मैं हमेशा कहता हूँ फ्रेश ग्रेजुएट्स को या इवन जो यूनिवर्सिटी में आते हैं, आप सोशल मीडिया सबके हाथों में आ चुका है, सही है, सोशल प्लेटफॉर्म सबके हाथों में, कौन से आप पेजेस पे जा रहे हैं, कहाँ पे आप कमेंट कर रहे हैं, क्या आप लिख रहे हैं, ट्रस्ट मी, जब अच्छी पोजीशंस पे अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हायरिंग होगी, ये इवैल्यूएट किया जाता है, ये देखा जाता है, ये चीज़ें शायद आप लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, बट ये वैल्यूएशन होती है। और ये मैं किसी सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहा, तो अच्छी मल्टीनेशनल्स हैं, उन्होंने भी करना फॉर्मली शुरू कर दिया है कि अगर हम एक फ्रेश ग्रेजुएट ले रहे हैं तो इसकी अपनी पर्सनल एफिलिएशंस कहाँ हैं, इसकी रूट्स कहाँ हैं, इसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद। ऐसा तो नहीं कि ये हमारे यहाँ के एक सर्टेन तबका फिक्र को, एक सर्टेन थॉट को प्रोवोक करेगा, तो उन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने आप को पर्सनल ब्रांडिंग कैसे करनी है और किस तरीके से आपको अपनी इंडस्ट्री प्रेजेंस प्रूव करनी है ताकि आपके लिए मजीद करियर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो। ओके जी, आप लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं सारे इंशाल्लाह अपकमिंग मंथ्स में या ईयर में, आप सबका अपना एक नेटवर्क है स्टूडेंट्स का, आप सारे बच्चों का अपना नेटवर्क है, आपका कॉन्टैक्ट्स अपनी अकेडमी के टीचर्स के साथ, अपने 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 जो कोर रिलेशनशिप्स हैं, आपके जो कोर कॉन्टैक्ट्स हैं, उनको इंटैक्ट रखिएगा। ये आपके करियर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगी। याद रखें, जो शख्स दूसरे को आगे बढ़ने में मदद करता है, ऊपर वाला उसको आगे लेके जाता है। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी पता चल रही है, बताइए दूसरे को। अगर आपकी नॉलेज में ऐसे सर्कल में कोई ऐसी चीज़ आई है, ज़रूरी नहीं कि है वो हर चीज़ आप ही यूज़ करें, हर चीज़ आप ही को मिले। बांटने वाला इंसान हमेशा खुद कामयाब होता है। बांटें, चीज़ों को बांटना सीखें। अगर आप अपॉर्चुनिटी जो आपकी नॉलेज में आई है, अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप दूसरे को बता सकते हैं, इफ यू कैन डू इट, तो मेरा तो एक्सपीरियंस ये रहा है कि उसको फ़ायदा हो ना हो, आपको ज़रूर फ़ायदा होता है, और वो फ़ायदा वहाँ से होता है जहाँ से आपने सोचा भी नहीं होता। तो अपॉर्चुनिटीज़ अगर आ रही हैं आपकी नॉलेज में, प्लीज़ बताइए लोगों को और नेटवर्किंग में हेल्प करें। नंबर 2, जो मैंने शुरू में बात की कि लिंक्डइन पे जाके आप लोगों को सर्च करें, उनको ऐड करें, अपना रिलेशनशिप नेटवर्क बढ़ाएं, ठीक है। और देखें, अपनी लाइफ में वो लोग तलाश करें जो कि आपको हेल्प करें आगे ब्रिज करने में, जो कि आपको हेल्प करें कि किस तरीके से आगे मूव करना है करियर में, किस तरीके से आपको आगे मूव करना है इंडस्ट्री में, ताकि आपके लिए चीज़ें मज़ीद आगे आसान हो जाए। राइट, डिफरेंट आपके पास ऑनलाइन कम्युनिटीज़ मौजूद हैं। लिंक्डइन का मैं बार बार तस्करा कर रहा हूँ, गो देयर, seek support from them, they will help you. And yes, when it comes to your professional career, यहाँ पे बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे सीनियर्स आपके बैठे हैं, alumni बैठा हुआ है, जो कि आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा फॉर श्योर इन सारी चीज़ों में। राइट, आगे चलते हैं जी। यस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, be proud of yourself. You are part of a batch and you are part of a special time in recent like 10, 20, 25, 50 years, जहाँ पे कि ग्रेजुएटिंग बैच को टफ टाइम देखना पड़ेगा। ये हमेशा से होता रहा है, ये आगे भी ऐसा ही होगा। आई स्टिल रिमेंबर व्हेन माय बैच वाज ग्रेजुएटिंग एट दैट टाइम 9/11 हुआ था, पाकिस्तान की इकोनॉमी पूरी तबाह हुई हुई थी, डूबी हुई थी। सेम सिनेरियो हमारे लिए भी था, बट आज जब हम पीछे पलट के देखते हैं 15-20 साल के बाद या 10-15 साल के बाद, तो सब चीज़ें सही हो जाती हैं। राइट, याद रखिएगा, कुदरत उन लोगों को टफ टाइम देती है जिनसे बड़े काम करवाने होते हैं। तो अगर आपको चैलेंजेस मिल रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, आप एक ऐसी प्रोडक्ट बनने जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं कुंदन। राइट, आप एक फुल प्योर प्रोडक्ट बनने जा रहे हैं
जिसने आगे बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। तो कुदरत कुछ जिनसे बड़े काम करवाने होते हैं उनको वो आजमाती है। तो अगर आप आजमाए जा रहे हैं तो आप खुश नसीबों में से हैं। You should proud of yourself and inshallah you'll be successful. So let's have a quick recap what we have discussed today. Update online your resume, consider the work which you are doing, which you can do in this interim period. जॉब सर्चिंग के हवाले से हमने कुछ डिस्कशन किया आप लोगों के साथ, रिमोट हायरिंग एंड वर्किंग के हवाले से हमने बात की। फिर मैंने बताया आपको कि आप एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए हायरिंग प्रोसेस को लेके, ऑनबोर्डिंग प्रोसेस को लेके, करंट मार्केट सिनेरियो की बेस पे। फिर ट्रेनिंग एजुकेशन, अगर जो आपको गैप आ रहा है बीच में तो उसको आपने टाइम ज़ाया नहीं करना, उसमें हमें कोई ना कोई अपने हवाले से कोई ना कोई न्यू सर्टिफिकेशन वगैरह पे ध्यान देना है। इसके अलावा करंट मार्केट वैल्यू आपकी क्या है, कितनी मार्केट वैल्यू कॉम्प्रोमाइज़ करनी है, कितनी नहीं करनी, ये आपको सोचना होगा अभी से। क्रिएट योर पर्सनल ब्रांड, किस तरीके से ब्रांडिंग काउंट कर रही है, किस तरीके से ब्रांडिंग मैटर कर रही है इस इंडस्ट्री में। अपने रिलेशनशिप को किस तरह से इंटैक्ट रखना है, अपने रिलेशनशिप को कैसे ग्रो करना है, अपने कॉन्टैक्ट सर्कल को, अपने वर्चुअल नेटवर्क को किस तरीके से ग्रो करना है। हमने बात की कि ऑनलाइन जो कम्युनिटीज डिफरेंट अवेलेबल हैं उन सब में किस तरीके से आपने पार्टिसिपेट करना है और अपनी प्रेजेंस शो करनी है। एंड यस फॉर श्योर यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि आपके पास जो भी करंट टाइम है इसमें आपको अपने आप को मैक्सिमम प्रूव करना है, ताकि आइंदा आने वाले वक्त में जो चैलेंजेस आएंगे उसके लिए आप अवेलेबल हों। राइट जनाब, सो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। Okay, wonderful. So no questions. Excellent. So thank you so much for joining the session. Hopefully, जो कुछ हमने डिस्कस किया उसमें से आप में से बहुत सारे लोग जब आगे मूव करेंगे उनको फायदा होगा। बाकी if you have any further question, you can always bridge with me. So thank you so much for bearing me. लेट्स होप कि ये सारी डिस्कशन आपको कहीं ना कहीं आगे जाके आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगी और आगे आप उसको अपने करियर को ग्रो करने में यूज़ करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू टीम फास्ट एंड the management team as well for providing me this opportunity, and I wish you all the best for your upcoming professional career.